खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। खबर समय जगत में आज हमारे मेहमान हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा। सदा ही मुखरता पूर्वक एवं बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने आज हमारे साथ चर्चा में अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन, वर्तमान राजनीति, कोरोना संकट, प्रकृति, संस्कृति जैसे कई समसामयिक विषयों सहित ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव ना लड़ पाना मेरे दिल में रह गई कसक है। उन्होंने और क्या कहा, आइए विस्तार से सुनते हैं। राजनीति में कई लोग आते हैं, राजनीति से जुड़ते हैं, सार्वजनिक जीवन से जुड़ते हैं, सामाजिक जीवन से जुड़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति, सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन को कर्म योगी के रूप में, कर्म यात्रा के रूप में जीते हैं। तो आज ऐसे ही एक राजनीतिक कर्म योगी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय रक्षा मंच के अध्यक्ष, मानस भवन के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा। बहुत स्वागत रघु जी आपका हमारे चैनल खबर समझ। जी धन्यवाद। रघु जी, मैं चर्चा आपसे कई बिंदुओं पर करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि आपका जब राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में पदार्पण हुआ, जब आपने इसको शुरू किया एक कर्मयोगी के रूप में, पूरी कर्म यात्रा वहाँ से लेके आज तक, आज और उस दिन की राजनीति कितनी भिन्न है, कितना अंतर पाते हैं, और वह अंतर लोकतंत्र के लिए कितना सही और कितना गलत है? मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता किसान थे, छोटे किसान थे, छोटे गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, और इसलिए वहाँ उस परिवार को जोड़ने के लिए गरीबी शब्द ही उपयुक्त है। तो गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया, लेकिन परिवार में धर्म, संस्कृति, इसके प्रति बड़ी आस्था थी, और उन संस्कारों के कारण धीरे धीरे हम राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसे प्रवाह की ओर मुड़ चले। मेरे बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता वो संघ के संपर्क में थे, और संघ के संपर्क में आने के कारण स्वाभाविक रूप से मुझ में भी वही संस्कार उदय होने थे, वही संस्कार उदय हुए। मैं भी संघ से जुड़ा, और संघ के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने समय देना प्रारंभ किया। पढ़ाई के साथ साथ मैं संघ का कार्य भी करता रहा। उसी में से मुझे देश की आज़ादी में बलिदान होने वाले लोग, या उसके पूर्व भी धर्म पर मर मिटने वाले लोगों के लेना प्रारंभ किया। पढ़ाई के साथ साथ मैं संघ का कार्य भी करता रहा। उसी में से मुझे देश की आज़ादी में बलिदान होने वाले लोग, या उसके पूर्व भी धर्म पर मर मिटने वाले लोगों के इतिहास, उनके जीवन, उनके विचार, उस सब से प्रेरणा मिलती गई, और हमारा रास्ता तय हो गया, हमारी दिशा तय हो गई। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँगा इसकी तो कल्पना मुझे नहीं थी, लेकिन सन 1975 में जब आपातकाल लगा, तब मुझे ऐसा लगा कि जो आपातकाल में जेल में चले गए हैं निर्दोष लोग, उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति भी कोई चाहिए, उनके परिवार की चिंता करने वाला व्यक्ति भी कोई चाहिए। और इसलिए मैंने ये तय किया कि नीमच, रतलाम, मंदसौर, ये 2-3 जिलों में जो मीसा में बंद परिवार हैं, उन परिवारों की चिंता मैं करूँगा, और मैं तब तक घर नहीं जाऊँगा जब तक ये परिवार के मुखिया अपने घर लौट करके नहीं आते। और लगभग 20-21 माह तक मैं घर नहीं गया और उन परिवारों की देख रेख, चिंता की। किसी को भी कोई बीमारी हुई, शादी ब्याह हुए, कोई रस्म रिवाज हुए, और घर का मुखिया नहीं है, तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए थोड़ा बहुत धन संग्रह करना और उनको आर्थिक सहायता देना, यह भी कार्य करता रहा। और 1977 में
जब जनता पार्टी बनी, राजनीतिक दल एक नया बना और देश की राजनीति ने करवट ली और इंदिरा गांधी जैसी दबंग नेता हार गई। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति से प्रेरित होकर जनता पार्टी जब बनी तो मुझे अकस्मात समाचार पत्र में मेरा नाम पढ़ने को मिला कि मुझे गरोठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। मैंने तो कल्पना नहीं की थी। साधारण परिवार, पार्टी के टिकट पर, जनता पार्टी के टिकट। राजनीति में जुड़ते थे, राजनीति से जाते, राजनीति में जाते थे, वो चीज़ अब देखने को नहीं मिलती। संदेश जी इस संकल्प के साथ कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बना और मैंने नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ इन जिलों में संगठन खड़ा किया और संगठन को मैंने दूसरे स्थान पर ताकतवर पार्टी के रूप में लाकर के खड़ा कर दिया। उसके बाद सन 1985 में मैं भोपाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का सारा काम देखने का जिम्मा मेरे को दिया गया और लगभग 16 वर्ष तक मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया। इस बीच बहुत अनुभव आए, राजनीतिक उठा पटक, दाव पेच, ईर्ष्या, द्वेष, राग द्वेष, मोह, ममता, ये सारी जो राजनीति में चलती है ये सब देखने को मिली और देखने को भी मिली और गहराई से देखने को मिली। कई ऐसे लोग जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं कि बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी शिखर पर रहा करती थी और इस सब से मुझे सीखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन तो अब क्षणभंगुर है और सब के बावजूद हमको कौन स्मरण रखेगा, और इसलिए मेरी दिशा फिर मुड़ी। मैंने धर्म और आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने लगभग 11 उपनिषदों पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी। गीता पर एक विवेचनात्मक पुस्तक लिखी जो लोगों ने बड़ी सराही और लोकप्रिय भी हुई। भानपुरा के शंकराचार्य श्री दिव्यानंद जी महाराज बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी थे। उन्होंने भी जब वो गीता की समीक्षा वाली पुस्तक देखी तो उन्होंने अपने प्रवचन का आधार ही उसे बना लिया। तो अब लेखन कार्य मेरा समय बिताने का एक साधन हो गया। प्रभु जी, कई बार हमने देखा इस पूरे समय में, आपकी पूरी राजनीतिक जीवन में भी हमने कई बार देखा कि बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए, मुखर रूप से अपनी बात कहने के लिए, प्रखरता से आपने अपनी हमेशा बात रखी, चाहे वो आपके स्वयं की पार्टी, आपके स्वयं की सरकार के विरुद्ध भी जाती रहेगी। इसी से मैं जोड़ रहा हूँ, कोरोना काल में शिक्षण नहीं तो शुल्क क्यों, बिजली नहीं तो बिल क्यों? जैसा कि सरकार ने कहा है कि ट्यूशन फीस स्कूल ले सकते हैं, जबकि ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा होती है और इस दौर में कई लोगों की अपनी आमदनी बिल्कुल ज़ीरो भी हुई है। देखिए, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता थी। हर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में व्यवस्था परिवर्तन की घोषणाएं करता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन किसी ने नहीं की। जो अंग्रेज व्यवस्था छोड़ गए वही व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी चालू है। हमारे यहाँ प्रशासनिक शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रशासन किसके ऊपर प्रशासन? जब जनता का राज आ गया, लोकतंत्र है, तो फिर उसके ऊपर जो मालिक है उस मालिक के ऊपर भी राज करने वाला कोई है, उनको भी प्रशासन में रहना पड़ेगा। यह शब्द ही गलत है। इसके स्थान पर आज़ादी के बाद प्रशासन शब्द को हटाकर प्रबंधन शब्द का उपयोग करना था, क्योंकि हम अपना प्रबंधन करें, देश का प्रबंधन करें, अपने विकास कार्यों का प्रबंधन करें। कलेक्टर को प्रबंधक के रूप में बिठाना चाहिए था, प्रशासक की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों की ही वह जो व्यवस्था थी उसी को हमने लागू रखा और आज तक हम लागू रख करके लोकतंत्र को भी लज्जित कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी के संबंध में आपके दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। क्या इसको हम कह सकते हैं अपनाएं संस्कृति, बचेगी प्रकृति और दूर होगी विकृति? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने
एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का नारा दिया था। उसका लाभ हुआ, गंदगी मिटी। हम 100% स्वच्छता के मापदंड को नहीं छू पाए हों, तो भी हम 75% पहुँचे हैं। तो गंदगी कम हुई, बीमारियां भी कम हुई, बीमारों की संख्या कम हुई, दवाइयों की खपत कम हुई, इस सब का लाभ मिला है। तो जितना हम प्रकृति की ओर बढ़ेंगे और इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे, उतने ही रोगों से लड़ने में हम समर्थ होंगे, ताकत के साथ रोगों से लड़ते जाएंगे। नरेंद्र मोदी एक, मैं सोचता हूँ, प्रधानमंत्री तो है ही, पर वैचारिक दृष्टि से देश के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ है, जिसने समय समय पर जो जो देश के लिए आवश्यक है वे सब कदम उठाए हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वे इसी प्रकार से देश के हित में, समाज के हित में सोचते रहें और काम करते रहें। प्रकृति की ही बात हम कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ी हुई एक बात और है, प्रकृति को भी सांस लेने दो। अर्थात वर्ष में एक बार लॉकडाउन सीमित समय के लिए ही हो, लागू किया जाए। इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। वर्ष में एक बार सबको अवकाश पर जाना चाहिए। पहले ये पश्चिमी देशों में होता था कि वे गर्मी के दिनों में 2 महीने का, 1.5 महीने का अवकाश घोषित करते थे। सारे कार्यालय बंद हो जाते थे, स्कूल बंद हो जाते थे, व्यक्तिगत काम धंधे बंद हो जाते थे। ये आज के युग में ये 1.5 माह का, 2 माह का समय लंबा है। 15 दिन के लिए ही क्यों न हो, सारे देश को अवकाश लेना चाहिए और प्रकृति को खुली सांस का अवसर देना चाहिए। हमने ये देखा है कि इस कोरोना के काल में, लॉकडाउन के कारण, तालाबंदी के कारण, इस प्रतिबंध के कारण प्रदूषण कम हुआ है। नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा है। वायुमंडल में प्रतिशत जो प्रदूषण का था वो बहुत कम रह गया है, कहीं कहीं तो नाम मात्र का रह गया, कहीं समाप्त भी हो गया है। अमृतसर से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी है। तो सब प्रकार का प्रदूषण समाप्त हुआ है और प्रदूषण भी रोगों का कारण है, व्यक्ति की आयु को कम करने का कारण है। यदि मनुष्य को दीर्घायु की ओर ले जाना है, उसको शतायु की ओर पहुंचाना है, तो हमें प्रकृति को सांस लेने देने की आवश्यकता है और यह समय उपलब्ध कराना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग समवेत स्वर में, भारत के तमाम नागरिक, प्रशासनिक लोग, राजनीतिक लोग, धार्मिक आचार्य, उपदेशक, सब मिलकर के तय करें कि ये 15 दिन, ये 20 दिन, ये 25 दिन देश के अवकाश के दिन होंगे। कोई काम नहीं करेगा, सब छुट्टी बिताएंगे। रघु जी, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ हुई। एक अंतिम सवाल और आपसे करूंगा और उसके बाद अपनी चर्चा को समाप्त भी करेंगे हम। चाहत से देशी, जरूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, यदि इस लाइन की व्याख्या में आपसे आपके शब्दों में जानना चाहूँ, कैसे व्याख्या करेंगे? देखिए, हम गहराई से सोचें कि हमारे देश को लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहना पड़ा। उसमें 800 वर्ष हम मुगलों के गुलाम रहे, तुर्कों के गुलाम रहे। तुर्क और मुगल हमारे ऊपर वहशियाना विचार के कारण राज्य करते रहे, हमको अधीन किया, क्योंकि उनका उद्देश्य तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रसार करना था और इसलिए उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और हमको 800 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। उसके बाद फिरंगी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने तलवार के बल पर हमें गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने चालाकी से हमें गुलाम बनाया। व्यापारी बन करके आए और व्यापार बन करके हमारा पैसा लेकर के, हमारे पैसे से ही सेना खड़ी की, हमारे पैसे से ही ताकत खड़ी की और हमें सामान बेचकर उस मुनाफे से, उस धन से उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, राज्य हड़प लिए और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो इससे हमें सबक लेने की आवश्यकता थी। आने वाले समय में किस तरह की जीवन दृष्टि हो, कैसी सृष्टि हो? देखिए,
ये देवी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये मनुष्यकृत आपदा नहीं है। यद्यपि लोग कहते हैं कि किसी एक देश ने इसका वायरस तैयार किया और उसको विश्व में फैलाया, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो निमित्त बन सकता है देश, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के हाथ में नहीं है। इसका केवल सामना करना और प्रतिकार करना यही एकमात्र उपाय है। और भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत के लोग अधिकाधिक शाकाहारी हैं, नियमित स्वाध्याय और चिंतन मननशील हैं, और इसलिए यहाँ के लोगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना भोगवादी देशों में उसका प्रभाव पड़ रहा है। टॉप 5 में आ गया भारत। मांसाहारी देश है, सारे भोग और सुख सुविधा अर्जित करने वाले जो देश हैं वे सब उससे पीड़ित हैं। 5वें नंबर पर ये आ गया है। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हम 5वें नंबर पर नहीं हैं। 30 करोड़ की आबादी का अमेरिका यदि पहले नंबर पर है तो उस हिसाब से 130 करोड़ की आबादी का ये देश है। हम बहुत इस मामले में पीछे हैं और आबादी से तुलना करना पड़ेगी यदि इस बीमारी की तुलनात्मक दृष्टि से यदि बात करें तो देश के रूप में नहीं। 1 करोड़ की आबादी का देश भी है, वो भी उसी क्रम में सूची पर है। 1 करोड़ से अधिक की आबादी तो हमारे यहाँ केवल बम्बई महानगर की है, दिल्ली महानगर की है, और किसी एक देश में कुल मिलाकर के और उसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। इसी विषय में एक चीज मैं समाहित कराऊंगा आपसे। कोरोना संक्रमण काल में कामगार, किसान, कारोबारी, कारिंदे और भी कई तरह के वर्ग हैं जिनकी अपनी अपनी तरह से प्रभावित हुए हैं। इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने व्यवधान हैं। कैसे होगा इनका समाधान? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक समय पर इसको संभाला और उन्होंने देशवासियों को कहा कि हम सारी गतिविधियां बंद कर दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह छूने से, स्पर्श करने से फैलने वाली बीमारी है। और इसलिए छूना, स्पर्श करना तभी संभव होगा जब बाहर निकलेंगे, आसपास रहेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, उसके निकट रहेंगे। तो इस सब से दूर रहने के लिए उन्होंने तालाबंदी की। बात कहने की प्रखरता से आपने अपनी हमेशा बात रखी, चाहे वो आपकी स्वयं की पार्टी, आपकी स्वयं की सरकार के विरुद्ध भी जाती रही। इसी से मैं जोड़ रहा हूँ, कोरोना काल में शिक्षण नहीं तो शुल्क क्यों, बिजली नहीं तो बिल क्यों? जैसा कि सरकार ने कहा है कि ट्यूशन फीस स्कूल ले सकते हैं, जबकि ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा होती है और इस दौर में कई लोगों की अपनी आमदनी बिल्कुल ज़ीरो भी हुई है। देखिए, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता थी। हर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में व्यवस्था परिवर्तन की घोषणाएं करता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन किसी ने नहीं की। जो अंग्रेज व्यवस्था छोड़ गए वही व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी चालू है। हमारे यहाँ प्रशासनिक शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रशासन किसके ऊपर? प्रशासन जब जनता का राज आ गया, लोकतंत्र है, तो फिर उसके ऊपर जो मालिक है उस मालिक के ऊपर भी राज करने वाला कोई है, उनको भी प्रशासन में रहना पड़ेगा। यह शब्द ही गलत है। इसके स्थान पर आज़ादी के बाद प्रशासन शब्द को हटाकर प्रबंधन शब्द का उपयोग करना था, क्योंकि हम अपना प्रबंधन करें, देश का प्रबंधन करें, अपने विकास कार्यों का प्रबंधन करें। कलेक्टर को प्रबंधक के रूप में बिठाना चाहिए था, प्रशासक की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों की ही वह जो व्यवस्था थी उसी को हमने लागू रखा और आज तक हम लागू रख करके लोकतंत्र को भी लज्जित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और जो जनता अपने प्रतिभा का उपयोग करना चाहती है या उसका प्रतिभा का उपयोग हो सकता है, वो नहीं कर पा रही है। इसलिए राजनीतिक दलों ने जिस दिशा में चलना चाहिए था उस दिशा का अनुकरण किया ही नहीं, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे और कोई राजनीतिक दल हो। प्रबंधन की व्यवस्था देश में करना थी। आप कहीं ना कहीं इससे सहमत हैं कि शिक्षण नहीं तो शुल्क नहीं होना चाहिए, बिजली नहीं है तो बिल नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, बिजली का आधार होता है आजकल मीटर।
जिसने जितनी बिजली खपत की उसको उतना शुल्क देना पड़ेगा, अन्यथा सारे पावर हाउस बंद हो जाएंगे, बिजली का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा और यह बहुत खतरनाक होगा। इसमें कटौती करके और कहीं न कहीं सुविधा देने की आवश्यकता थी, उद्योगपतियों को सुविधा देने की आवश्यकता थी। किसानों के लिए जो उपयोग में आती बिजली किसानों ने भरपूर उपयोग किया, वहाँ कोई कंसेशन की आवश्यकता नहीं थी। रघु जी, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ हुई। एक अंतिम सवाल और आपसे करूँगा और उसके बाद अपनी चर्चा को समाप्त भी करेंगे हम। चाहत से देशी, ज़रूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, यदि इस लाइन की व्याख्या में आपसे आपके शब्दों में जानना चाहूँ, कैसे व्याख्या करेंगे? हम गहराई से सोचें कि हमारे देश को लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहना पड़ा। उसमें 800 वर्ष हम मुगलों के गुलाम रहे, तुर्कों के गुलाम रहे। तुर्क और मुगल हमारे ऊपर वहशियाना विचार के कारण राज्य करते रहे, हमको अधीन किया, क्योंकि उनका उद्देश्य तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रसार करना था और इसलिए उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और हमको 800 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। उसके बाद फिरंगी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने तलवार के बल पर हमें गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने चालाकी से हमें गुलाम बनाया। व्यापारी बन करके आए और व्यापार बन करके हमारा पैसा लेकर के हमारे पैसे से ही सेना खड़ी की, हमारे पैसे से ही ताकत खड़ी की और हमें सामान बेचकर उस मुनाफे से, उस धन से उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, राज्य हड़प लिए और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो इससे हमें सबक लेने की आवश्यकता थी कि हम अपने देश में विदेशी धन को, पूंजी को, वस्तुओं को न आने दें। आज़ादी के समय ये भाव जागृत हुआ था और हमने विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, वस्त्रों से लेकर वस्तुओं तक उसका बहिष्कार करना ये किया था। पर कुछ समय चला, आज़ादी मिलते हम भूल गए और विदेशों से सारी वस्तुएं आयात करने लगे, हमने अपने यहाँ पर निर्मित नहीं की। तो एक बहुत अच्छा नारा हमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मेक इन इंडिया। हालांकि मेक इन इंडिया से मैं पूर्ण सहमत नहीं हूँ। मेक इन इंडिया का अर्थ यह है कि बाहर से भी कोई पूंजी लगाए, विदेशी पूंजी भी यहाँ आए और वो यहाँ कारखाना डाल ले तो हम उसको अनुमति देंगे और स्वीकार कर लेंगे। यह भी ठीक नहीं है। इसके बजाय शब्द होना चाहिए मेक बाय इंडिया। मेक इन नहीं, मेक बाय इंडिया, अर्थात भारत के द्वारा ही बनाया हुआ, उसमें विदेशी पूंजी नहीं लगेगी, किसी दूसरे देश का धन नहीं लगेगा और इसलिए मुनाफा भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। सारा मुनाफा यहीं के लोग, यहीं की जनता के लिए यहीं उपयोग हो, यही आवश्यक है। और इस देश को यदि अगली गुलामी से बचाना है तो हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देश के लोगों को, जनता को ये स्वीकार करके और स्वेच्छा से निर्णय लेना पड़ेगा कि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे। हम स्वदेश से में बनी हुई वस्तुएं ही लेंगे और उसी के आधार पर जीवन चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। बहुत ही सार्थक और सारगर्भित चर्चा आपके साथ हमारी हुई। जिस तरह से आप विचार रखने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, अपने दृष्टिकोण साझा किए। तो ये हमारे साथ थे रघुनंदन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.